मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और उसके अर्थ पर विचार करेंगे। पिछले व्याख्यानों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक समग्र रूप का हमने अध्ययन किया, जिससे आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसके क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पहले राजनीति को समझें। राजनीति क्या है? राजनीति का परंपरागत अर्थ यह है राजा की नीति, वो राजनीति। और हमने अभी तक जिस राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया वह यह मानता है कि राजनीति विज्ञान एक विषय है जो राज्य, सरकार तथा मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। ये इसकी परंपरागत परिभाषा है और लगभग द्वितीय विश्व तक यही परिभाषा पूरी दुनिया में प्रचलित है। राजनीति का मतलब राज्य और सरकार का अध्ययन करना, मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना। द्वितीय विश्व के बाद के वर्षों में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और राजनीति को एक नए ढंग से परिभाषित किया गया और नाम दिया गया राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल बिहेवियर। देखें, राजनीति क्या है? मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को वह अकेले पूरा नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप वह समूहों का निर्माण करता है। समूह के सदस्य अपनी नीतियां निर्धारित, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उन नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शक्ति का सहारा लेते हैं। तो इसमें तीन चीजें हुई: लक्ष्य, नीतियां और योजनाएं, और तीसरा है शक्ति या साधन। नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो साधन, लक्ष्य, नीति, साधन, और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बिल्कुल छोटे रूप में एक उदाहरण आपके सामने पेश है। एक विद्यार्थी हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने के बाद आया। उसे कुछ भी नहीं मालूम कि महाविद्यालय में कक्षा कहाँ लगती है, कौन सर लेते हैं, कितने बजे लगती है, कौन सा पीरियड कहाँ पर होता है, कौन कौन से विषय कहाँ पर कौन कौन से प्रोफेसर देते हैं, टाइम टेबल क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम। वह महाविद्यालय, और फिर महाविद्यालय का भी एक क्रेज होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी विद्यार्थी जब महाविद्यालय में प्रवेश करता है और महाविद्यालय आता है तो उसके मन में एक भय भी होता है, एक उत्साह भी होता है कि मैं कॉलेज में पढ़ूंगा। लेकिन उसको संकोच है, वह एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसको डर भी है कि यदि मैं कॉलेज में किसी से पूछूं तो कोई डांट देगा, कोई चिल्ला देगा, कोई कर देगा। उसको डर है, किनारे खड़ा हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी आया, उसकी भी यही स्थिति है। इन दोनों विद्यार्थियों की नजरें मिली। धीरे से वो लोग आपस में बात करते हैं, कौन सी क्लास में हो, इसके पहले आए थे क्या, टाइम टेबल क्या है, उन दोनों को कुछ भी नहीं मालूम। अब इन दोनों का एक समूह बनता है। बोलते हैं, दोनों विचार करते हैं, चलो चलते हैं, कुछ पता लगाते हैं। तो दो के साथ तीन चार और मिल जाते हैं, इनका एक समूह बनता है। ये जाकर पूरी चीजों का पता लगाते हैं। पता लगा करके ये जान लेते हैं कि टाइम टेबल कहाँ है, टाइम टेबल को सार कक्षा कहाँ पर लगती है, कौन से रूम नंबर में लगती है, कौन सर कब पढ़ाते हैं, या कौन कौन से विषय की पढ़ाई कहाँ पर होती है, इसका पता लगाते हैं। ये हो गया समूह। समूह के द्वारा अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करना है। अब महाविद्यालय में एक ही समूह होगा ऐसा तो नहीं है, अनेक समूह होंगे।
जब अनेक समूह होंगे, इन समूहों के बीच संबंध भी होगा। अब संबंध है तो कभी सहयोग भी हो सकता है किसी समूह के साथ, अथवा किसी समूह के साथ संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। तो यदि मान लीजिए दो समूहों के बीच सहयोग हुआ, समन्वय हुआ, तो समूह की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन हर समूह के साथ सहयोग होगा आवश्यक नहीं है। किसी के साथ मान लीजिए मतभेद हो गया, मतलब राजनीति की भाषा में कहें संघर्ष हो गया। संघर्ष का मतलब खून खराबा नहीं है, मारपीट करना नहीं है, मतभेद है, विवाद है, उसको राजनीति की भाषा में संघर्ष कहते हैं। तो मान लीजिए किसी समूह के साथ इसका संघर्ष हो गया, दो पक्ष आपस में आमने सामने हो गए, तो दोनों पक्ष क्या कहेंगे? तुम्हारी इच्छा हो चाहे न हो, मैं ये काम करूंगा। दोनों पक्ष यही कहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत आचरण करते हुए अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और इसमें विजयी वह होता है जिसके पास दूसरे की तुलना में अधिक शक्ति होती है। शक्ति क्या है? शक्ति का मतलब सैन्य शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब हाथ में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करना नहीं है। शक्ति एक क्षमता है जिसके द्वारा अन्य को, सामने वाले को प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है, उसे शक्ति कहते हैं। तो शक्ति के द्वारा दूसरे को प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित किया जाता है, उसे राजनीति की भाषा में शक्ति कहते हैं। अब जैसे और इसके आगे लीजिए, मान लीजिए एक समूह के कुछ विद्यार्थी आकर के क्लास में पहली लाइन में बैठ गए। दूसरा समूह आया, उसने देखा कि कल हम लोग जहां बैठे थे ये लोग आज हमारी जगह पर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा तू हट, तुम लोग पीछे जाओ, हम लोग सामने बैठेंगे, कल बैठे थे। दूसरा समूह जो वहां पर बैठा हुआ है वह कहता है कि महाविद्यालय में कोई सीट किसी की स्थायी नहीं होती, हम लोग आज बैठे हैं, आज यहीं पर बैठेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे। इनकी भी तुतुमय में होती है। अब तुतुमय में होने के बाद होता यह है कि किसी भी प्रोफेसर आ जाते हैं और वो विषय खत्म हो जाता है। ये समूह के बीच मतभेद और उस मतभेद को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग, ये तीनों चीजें हैं। तो राजनीतिक व्यवहार वह व्यवहार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामूहिक हितों को पूरा करने की कोशिश करता है और इस व्यवहार में शक्ति का प्रयोग करता है। तीन चीजें, जब तक शक्ति नहीं होगी राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवादों का समाधान किया जाता है और उसमें शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति बार बार बोल रहा हूं, हम बिना शक्ति के कोई काम कर ही नहीं सकते। अपने दैनिक जीवन में भी देख लीजिए, जब तक शक्ति नहीं होगी आप सुनेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे? शक्ति तो होनी चाहिए। तो राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति के लिए समूह का होना आवश्यक है, समूह के बीच मतभेद होना आवश्यक है और उस मतभेद को दूर करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मान लीजिए समूह के बीच मतभेद इतना ज्यादा बढ़ जाए कि सुलह की संभावना ही खत्म हो जाए, तो फिर वो राजनीति वहां पर खत्म हो जाएगी। राजनीति वहां पर उत्पन्न होगी जहां पर संघर्ष हो, मतभेद हो, लेकिन मतभेदों का निराकरण किया जा सके। और जहां पर संघर्ष की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतभेद में मतभेद का कोई हल नहीं निकलता, वहां पर फिर शारीरिक शक्ति या सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जहां मारपीट खून खराबा करेंगे, लाठी डंडा लेकर के आ जाएंगे, वहां पर फिर क्या सहयोग होगा? तो वहां पर राजनीति नहीं होगी, वहां पर राजनीति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जब ये तो मैंने एक समूह, एक छोटे से महाविद्यालय का एक उदाहरण दिया।
इसी प्रकार के समूह पूरे देश में अनेक प्रकार के होते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सभी प्रकार के समूह होते हैं। जब यही खेल एक राष्ट्र के अंदर विभिन्न समूह खेलते हैं तो उन समूहों को राजनीतिक दल कहा जाता है। जब यही खेल एक राष्ट्र के अंदर विभिन्न समूहों के द्वारा खेला जाता है तो उन समूहों को राजनीतिक दल कहा जाता है। और जब यही खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा खेला जाता है तो उन समूहों को हम राष्ट्र कहते हैं। प्रक्रिया वही है, चीज वही है, दायरा अलग अलग बढ़ते जाता है। तो समूह का होना, मतभेद का होना और संघर्ष का होना, ये तीनों अनवरत रूप से चलते रहता है। जब तक संघर्ष की स्थिति है तब तक राजनीतिक समाधान भी निकलेगा। दुनिया में कोई भी देश एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से मनुष्य एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी कोई राष्ट्र एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है और इसी उद्देश्य से फिर वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूदता है, सम्मिलित हो जाता है। राजनीतिक संबंधों का होना आवश्यक नहीं है, आर्थिक या व्यापारिक संबंध भी हो सकते हैं। और आजकल के जमाने में तो आर्थिक व्यापारिक संबंधों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। चीन 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना कर लिया। अमेरिका के विरोध के कारण वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था का सदस्य नहीं बन पाया। लेकिन जिन देशों ने उसे मान्यता दी थी उन देशों के साथ वह तो व्यापारिक और राजनीतिक संबंध भी स्थापित कर लिया। राजनीतिक संबंधों की स्थापना तो 1971 के बाद उसका दुनिया के विभिन्न देशों के साथ होने लगा। तो अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार से जब एक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कुछ योजना बनाता है, कुछ नीतियों का निर्माण करता है और उस नीति को लागू करने के लिए फिर साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तीन तत्व होते हैं: लक्ष्य, नीतियां और योजनाएं और साधन। जब एक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित होता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट। हर राष्ट्र के अपने अपने राष्ट्र हित होते हैं। इस राष्ट्र हित को परिभाषित करते हुए लॉर्ड पामस्टन ने कहा था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के न तो कोई स्थायी हित है, इंग्लैंड के न तो कोई स्थायी मित्र है न कोई स्थायी शत्रु, अपितु स्थायी उसके हित है। मतलब स्थायी राष्ट्र हित है और इसी राष्ट्र हित के मद्देनजर हम विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, संचालन करते हैं। राष्ट्र हित अपने भारत के संदर्भ में यदि राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखें तो अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को देख लीजिए, जिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ उनकी बिल्कुल भी मिलने की संभावना नहीं थी। अपना हित, कौन सा हित? सत्ता का हित, सत्ता प्राप्त करने का आकांक्षा ने उन दोनों को साथ ले आया। ऐसे ही प्रकार के गठबंधन आपको कई प्रकार के उदाहरण आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे, जहां पर के दो विपरीत शक्तियां, दोनों को फूटी आंख से भी नहीं सुहाने वाले व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं। क्यों? राजनीतिक दल का एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना, कुर्सी, हथियार। तो ये कुर्सी किससे क्या काम न कराए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जाता है और जाते रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब एक राष्ट्र सम्मिलित होता है
तो उसके सामने 3 चीजें होती हैं। लक्ष्य, पहला लक्ष्य होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है उसका राष्ट्र हित। इस राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए जिन नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। और विदेश नीति को क्रियान्वित करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है उसे शक्ति कहते हैं। तो जो चीज राष्ट्रीय राजनीति में पाई जाती है, एक छोटे स्तर पर जो चीजें देखने को मिलती हैं, वही चीजें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलती हैं। तो जहां विदेश नीति का निर्धारण करता है एक राष्ट्र, स्वाभाविक उसका एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र हित। लेकिन कोई भी राष्ट्र एकाकी नहीं होता, वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का, समुदाय का सदस्य होता है, लेकिन हित अलग अलग होते हैं। जो एक राष्ट्र का हित है वही दूसरे राष्ट्र का अहित होगा। और विदेश नीति के संचालन में फिर दो राष्ट्रों के मध्य मतभेद होता है। भारत और पाकिस्तान को देख लीजिए, भारत का राष्ट्र हित क्या है? पूरे भारत की अखंडता और एकता सबसे पहले राष्ट्र हित का पहला पॉइंट होता है, अखंडता, राष्ट्र की अखंडता और एकता। और उसी को पाकिस्तान तोड़ने पर भिड़ा हुआ है, अभी से नहीं, पिछले 70 वर्षों से, 75 वर्षों से। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच इस विदेश नीति के कारण, विदेश नीति के संचालन के कारण संघर्ष होता है। और संघर्ष का मतलब मतभेद, तू-तू मैं-मैं, मनभेद, विवाद, झगड़े, जासूसी, तमाम प्रकार की ये सब चीजें फिर होते हैं। एक दूसरे देश को तोड़ने का प्रयास करना, ये तमाम प्रकार की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निरंतर चलती रहती है। और जब तक झगड़ा नहीं होगा उस राष्ट्रों का खाना भी नहीं बचता। आप कहेंगे कैसे? अमेरिका आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा युद्धक सामग्री का उत्पादन करता है। युद्धक सामग्री, हथियार, अस्त्र शस्त्र, बंदूक, गोला बारूद, बम, ये फाइटर प्लेन्स, तमाम चीजें। बाकी सब चीजें वो दूसरे देशों से मंगाता है, लेकिन युद्धक सामग्री का निर्माण इतना ज्यादा करता है कि वो दुनिया के अधिकांश देशों को वह इन चीजों को सप्लाई करता है। व्यापारिक देश है। और जब तक युद्ध सामग्री की बिक्री नहीं होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होगी? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका में लोगों की हत्या हो रही। क्यों? बंदूक लेकर के कोई भी आया, सीधे धनाधन गोली मार दिया। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे बंदूक लेकर आ रहे हैं। ये घटना एक नहीं, 10 बार हो चुकी है। लेकिन कोई भी अमेरिका का प्रतिभा, कोई भी अमेरिका का व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि बंदूक अमेरिका में शस्त्र धारण करने का अधिकार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि शस्त्र धारण करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाए। नहीं, इन पूंजीपतियों का इतना ज्यादा प्रभाव है संपूर्ण अमेरिका की राजनीति में कि कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति के संचालन के कारण जो मतभेद होते हैं, जो विवाद होते हैं, इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। ये है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक सामान्य अर्थ। अब देखें इसकी परिभाषा। यहाँ पर एक शब्द आया था शक्ति। शक्ति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। शक्ति को परिभाषित करते हुए मैंने बताया था कि शक्ति एक क्षमता है जिसके द्वारा अन्य को या सामने वाले को उसके व्यवहार को प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित किया जाता है। 3 चीजें होती है: प्रभावित, परिवर्तित, नियंत्रित। उदाहरण के लिए एक शिक्षक राजनीति विज्ञान का अध्यापन करता है, उसके पास राजनीति विज्ञान की शक्ति है। वह अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है और उनके व्यवहार को
निर्देशित कर सकता है पढ़ाई की दृष्टि से। इस प्रकार से जिसके पास शक्ति होती है वो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित कर सकता है। यह शक्ति के अनेक रूप होते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, चीन के पास जनसंख्या की शक्ति है, चीन के पास टेक्नोलॉजी की शक्ति है। एक चीज आप चीन के बारे में जरूर याद रखिए, चीन में किसी भी चीज का आविष्कार नहीं होता। चीन में किसी भी नई चीज का आविष्कार नहीं होता, लेकिन दुनिया के हर चीज का वह निर्माण जरूर करता है और सस्ते से सस्ते कीमत पर वह आपको बनाकर वही चीज दे देगा। मतलब नकल करने की शक्ति है। अमेरिका के पास सैन्य टेक्नोलॉजी है, जापान के पास टेक्नोलॉजी की शक्ति है, अरब देशों के पास तेल की शक्ति है, भारत के पास भी जनसंख्या की शक्ति है, रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की शक्ति है। दुनिया के हर देश किसी न किसी प्रकार की शक्ति से संपन्न होते हैं और जिस चीज की इनके पास बहुलता होती है उस चीज का ये लोग शक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। सोचिए कि अरब देश यदि अपने तेल का उत्पादन एक दिन के लिए बंद कर दें तो दुनिया में क्या होगा, सोच लीजिए। हर देश के पास किसी न किसी प्रकार की शक्ति होती है। परमाणविक शक्ति बहुत दूसरी चीज है, लेकिन शक्ति वह है जिसके द्वारा दूसरे को प्रभावित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, अपनी छाप चलने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक सामान्य सा परिचय हुआ। अब देखिए इसकी परिभाषा देते हुए स्प्राउट कहता है राष्ट्रों के अपने उद्देश्यों या हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रिया असंबंधों का अध्ययन की अंतरराष्ट्रीय राजनीति। राष्ट्रों के अपने उद्देश्य या हितों के आपसी विरोध, हर राष्ट्र अपने विदेश नीति का निर्धारण करता है, संचालन करता है। यदि वह संचालन करेगा तो निश्चित रूप से किसी दूसरे के हित से उसके हित से टकराएंगे। यदि नहीं टकराए, सहयोग हुआ तो दो राष्ट्रों की शक्ति बढ़ गई। जैसे भारत ने विदेश नीति का निर्धारण किया, सोवियत संघ के साथ अच्छी मैत्री हो गई, टकराव नहीं हुआ, दोनों की ताकत बढ़ गई, दोनों संयुक्त हो गए। लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति के साथ टकराया, उसके साथ संघर्ष शुरू हो गया। तो विदेश नीति के संचालन में सहयोग भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है। तो और हितों का आपसी विरोध, दो राष्ट्रों के हित कभी भी एक समान नहीं हो सकते, वो भी पड़ोसी तो कदापि नहीं। इसलिए कोटेले ने कहा था अपने पड़ोसी को सबसे बड़ा दुश्मन मानो और उसी के उसके साथ व्यवहार करो। तो दो पड़ोसियों के हित तो कभी भी एक हो ही नहीं सकते। देखिए, भारत शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास करना चाहता है और पाकिस्तान उसको तोड़ने पर आमादा है। तो सहयोग कैसे होगा? हितों में टकराव तो होगा ही, और इस टकराव के बाद क्या होता है? विरोध होता है, प्रतिरोध होता है और संघर्ष होता है। तो इन सब चीजों से जो एक व्यवहार की उत्पत्ति होती है, उनके बीच जो क्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, इन सभी चीजों का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। यदि मान लीजिए दो समूहों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच कोई मतभेद है ही नहीं और पूरी दुनिया के सभी देशों के बीच ऐसा कोई टकराव या संघर्ष या मतभेद है ही नहीं, तो वहां पर राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होगी। राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति तब होगी जब वहां पर मतभेद के कारण संघर्ष हो और उस संघर्ष का समाधान शक्ति के द्वारा किया जाता है, तब अंतरराष्ट्रीय राजनीति चलेगी। लेकिन मतभेद इतना ज्यादा न हो जाए कि संघर्ष की कोई गुंजाइश की, सुलह की कोई गुंजाइश न हो, तो फिर वह बड़े
धारण कर लेती है, जो कि इसकी अंतिम परिणति युद्ध नीति पर होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न देशों, विभिन्न राष्ट्रों के हितों के टकराव और इस टकराव के कारण जो उनकी बीच क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी चीज, मार्गनथाउ ने बहुत मजे की बात कही। मार्गनथाउ की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, मार्गनथाउ की पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। ये पुस्तक 1953 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के सिद्धांत शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व मार्गनथाउ लगा। मार्गनथाउ के अनुसार शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तत्व है। एकमात्र शक्ति, हर राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। सैनिक शक्ति नहीं, सैनिक शक्ति दूसरी चीज, लेकिन शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी, क्वाड सम्मेलन में। उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया। भारत शुरू से युद्धों का विरोध करता है, चाहे किसी प्रकार के युद्ध हो, युद्धों का विरोध करता है। तो फिर युद्ध के स्थान पर नरेंद्र मोदी ने दो बातें कही, डिप्लोमेसी, डायलॉग। आप कूटनीति के माध्यम से समाधान करिए, डायलॉग करिए, मतलब संवाद करिए, बात करके यूक्रेन की समस्या का समाधान निकालिए। युद्ध से क्या होता है? क्योंकि भारत अच्छी तरह से जानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। युद्ध राष्ट्रों में या व्यक्ति में असंतोष और प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, बदले की भावना बढ़ाता है। इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। और भारत की दृढ़ मान्यता है कि दुनिया की प्रत्येक समस्या का समाधान वार्ता से संभव है। तो मार्गनथाउ कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष का अध्ययन है। निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र को देख लीजिएगा, अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के विभिन्न देश, जर्मनी, ये तमाम देश, इंग्लैंड, फ्रांस, सब शक्ति प्राप्त करने का प्रयास। यदि शक्ति का तत्व ही खत्म हो जाए तो पूरी कहानी खत्म। लेकिन शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक राष्ट्र कैसे जिएगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग कैसे लगा यदि कोई शक्ति नहीं हो तो? और इसी सकारात्मक सोच के कारण आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। सकारात्मक सोच रखिए, शांतिपूर्ण सोच रखिए, पूरी दुनिया अपना लोहा मानेगी। आज पाकिस्तान की इज्जत किस लिए? कोई इज्जत नहीं है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। जब जन्म हुआ अमेरिकन पाले में चला गया, अमेरिका से थोड़े मतभेद हुए, चीन के पाले में चला गया। आज स्थिति क्या है चीन की, पाकिस्तान की? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का होना आवश्यक है। फिर देख लीजिए, राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा, स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा होगी, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है। और प्रतिस्पर्धा संबंध बनाने और निर्धारित करने वाली दो राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। विदेश नीति का मतलब दूसरे देश के प्रति हमारी नीति क्या होगी। ये नीति भी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी, दूसरी अस्थायी, तात्कालिक। स्थायी नीति जैसे भारत की विदेश नीति कूटनिरपेक्षता की नीति, वो स्थायी नीति है। तात्कालिक नीति, कोई घटना घटी, उस घटना के संबंध में हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। जैसे रूस के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, लेकिन वो कूटनिरपेक्षता की नीति से संचालित होते हैं।
लेकिन अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है, तो वो यूक्रेन पर जो हमारी नीति होगी वह तात्कालिक नीति होगी, और भारत की तात्कालिक नीति है वह युद्धों का हमेशा विरोध करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं डायलॉग करिए, डिप्लोमेसी करिए। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो संघर्ष होते हैं और जिन परिस्थितियों का निर्माण होता है उसके कारण से तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत होता है। और फेलिक्स ग्रास कहते हैं राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रों की विदेश नीति, दुनिया भर के विभिन्न देशों की विदेश नीति का अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा है। अब आगे देखिए, इसके लिए हमारे इस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसकी चर्चा भी हो रही। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय नहीं होता था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता था। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सैनिक, सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दायरा बहुत विस्तृत होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग या उसके अंतर्गत एक विषय का अध्ययन करना, ये 1950 के बाद में हुआ है। अब भारत आते आते ये 1975-80 भी हो गया, तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए विषय के रूप में स्वीकार करके उसकी परिभाषा तय की गई, उसके क्षेत्र और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया गया, उसके अध्ययन की पद्धतियों के बारे में, ये 1950-60 के बाद हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपेक्षाकृत एक नया विषय है, और आज तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। लेकिन वो तो होगा, राजनीति का ही एक अंग होगा, राजनीति के बाहर जा ही नहीं सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक विषय है, और उस व्यापक विषय के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक मतलब कूटनैतिक संबंध, राजनयिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और एक तीसरा शब्द है विश्व राजनीति। विश्व राजनीति राजनीति विज्ञान की दृष्टि से एक उचित शब्द नहीं है। क्यों? विश्व राजनीति का मतलब क्या होता है? मतलब विश्व एक इकाई, पूरी दुनिया एक है, जिसके बीच मतभेद नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय के अंदर महाविद्यालय स्तर पर मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हो, तो महाविद्यालय प्रतियोगिता हो, उसमें महाविद्यालय के विभिन्न कक्षा के विद्यार्थी एक साथ उसमें भाग लेंगे, अलग अलग क्लास वाइज भाग लेंगे। जब विभिन्न महाविद्यालयों के बीच कोई प्रतियोगिता होती है तो अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता, मतलब हर महाविद्यालय का अपना अलग अस्तित्व है। तो इसी प्रकार से विश्व यदि कहते हैं तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। अंतरराष्ट्र कहते हैं तो उसमें सभी राष्ट्रों का अलग अलग अस्तित्व होता है। इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया तो उसका नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस दिया गया। उसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा गया, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। विश्व मतलब एक, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विभिन्न राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व। ये सब मिलकर के संयुक्त होते हैं, एक नहीं होते, संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने का मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, इनके बीच मतभेद भी है, इनके बीच सहयोग भी है, इनके बीच संघर्ष भी है, इनके बीच समाधान भी है। और जब ये सब चीजें होती हैं तब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है। तो हमारे विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज्यादा शब्द कम। आपको धन्यवाद।